नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कैपिटल बजटिंग का, पूंजी बजटन का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसको मापने की जो विधियां बताई गई थी उसको आपको दो तरीके से बांट के बताया गया था। एक में बताया गया था जिसमें टाइम एडजस्ट होती हैं जो, और एक वो विधियाँ जो टाइम एडजस्ट नहीं होती हैं। आज हम एक एक करके उन विधियों को डिटेल्स में देखेंगे कि उनकी कैलकुलेशन के फॉर्मूले क्या हैं, किस हिसाब से उनका निर्णय किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले देखते हैं हम पे बैक मेथड, जो कि टाइम एडजस्ट नहीं है। पे बैक पीरियड में बी डिफाइंड एज द पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश आउटफ्लो इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट। तो ये क्या करता है, पे बैक पीरियड ये देखता है कि जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम में आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। यानी ऐसा कितना टाइम पीरियड है जो रिकवर कर लेगा ओरिजिनल जो आपका कैश है, आपने इन्वेस्ट किया था उसको। डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, लेजर द पे बैक पीरियड इज़ बेटर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जब आपके सामने 2 या 3 परियोजनाएं हैं, उनका आपने अलग अलग पे बैक पीरियड निकाला है, तो जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम है उस परियोजना को क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया है वो आपको सबसे कम समय में प्राप्त हो रहा है, तो जोखिम आपकी सबसे कम रहेगी ना उसके अंदर, तो आप उसको स्वीकार करते हैं। प्लस जब आपका इन्वेस्टमेंट कवर हो जाता है तो उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचता है, तो वो परियोजना आपके लिए क्या होगी, ज़्यादा लाभदायक होती है। यानी एक तरीके से इसके अंदर जो विनियोजित राशि है उसको वापस प्राप्त करने के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। यानी अवधि हमने जो विनियोजन किया है वो जितने टाइम में हमें प्राप्त हो जाएगा उसी को पुनर्भुगतान अवधि या पे बैक पीरियड मेथड बोला जाता है। पे बैक पीरियड इन द केस ऑफ कांस्टेंट और इवन कैश इनफ्लो, एनुअल जो आपकी कैश आ रही है, आपने परियोजना लगा दी, उससे आपको प्राप्ति हो रही है कैश की, तो जो अगर वो इवन है, पूरे साल आपको एक जैसा मिल रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिखिए, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। शॉर्ट में लिखना चाहें तो आई डिवाइडेड बाई सी। ये कब होता है, जब प्रति वर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह हमें प्राप्त हो रहा है। कोई ऐसी परियोजना में आपने स्वीकार किया है जिससे जो कैश आउटफ्लो आपको मिलेगा वो समान रूप से मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है 5 लाख रुपए, जो कि जनरेट करता है कैश फ्लो 1 लाख ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। अब हमारा फॉर्मूला क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमें 5 लाख दे रखा है डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो जो 1 लाख है, तो हमारे पास क्या आएगा, पे बैक पीरियड 5 साल। यानी इस परियोजना को हम स्वीकार कर सकते हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें 5 साल के अंदर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 2 ईयर ये हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी। ये फॉर्मूला कब होता है जब आपका जो कैश इनफ्लो है वो इवन है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एनुअल जो कैश इनफ्लो है वो इवन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन द केस ऑफ अनइवन और अनइक्वल कैश इनफ्लोज, तो पे बैक पीरियड हम कैसे निकालेंगे, जो आपने कंप्लीटेड ईयर हैं आपके, कुछ ईयर तो बराबर आएंगे, फिर एक साल आएगा जिसके अंदर आपका इवन नहीं होगा, तो ईयर बिफोर फुल रिकवरी जो आपके निकल गए, प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि आपको अनइवन मिला, जितने सालों में इवन मिला है या पूरे साल का मिल रहा है उसको एक तरफ लिख लीजिए, आपको ईयर हो गया, फिर 3 साल या 4 साल, अब लास्ट वाला मतलब 5वां साल बचा, उसमें थ्रू द ईयर आपको समान राशि नहीं मिली है, उस ईयर के लिए हमें निकालनी है, तो जितनी राशि आपकी बची है डिवाइडेड बाई पूरे साल में आपको कितनी मिलनी है, तो उसका जो परसेंटेज निकलता है, जो पार्ट निकलता है, जैसे कि पूरे साल में आपको 1 लाख मिलना है और आपको जो प्रोजेक्ट अमाउंट रिकवर उसमें 20,000 और कम पड़ रहे हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, पूरे साल में 1 लाख मिल रहे हैं, हमें 20,000 चाहिए, तो 1/5 हो गया। तो अब साल का जो टाइम पीरियड है उससे आप 1/5 इसमें ऐड कर देंगे, तो जितने कंप्लीट ईयर आएंगे बस इससे जो आपका निकलेगा वो आ जाएगा। ये है आपका
पे बैक पीरियड। अब बात करते हैं इसकी मेरिट्स क्या है इस मेथड की, जो आपकी अदायगी अवधि विधि है या पुनर्भुगतान अवधि विधि है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। निर्णय के मापदंड आपको बता दिए कैसे किया जाता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा पे बैक पीरियड जितना कम होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और जिसका ज़्यादा होगा उसको अस्वीकार किया जाएगा। इजी एंड सिंपल मेथड क्या है, सरल विधि है, इसके प्रयोग करना उसको समझना क्या है, सरल है। लिक्विडिटी इज एम्फसाइज्ड, यानी तरलता की अवधारणा पे ये एक तरह से काम करता है ये। और वो भी संस्थाओं के लिए क्या होती है, जरूरी है दोनों लिक्विडिटी ही तो चाहिए, पैसा इन्वेस्ट किया वो जितना जल्दी वापस रोकड़ के रूप में प्राप्त हो जाए उतना ही ज़्यादा उसके लिए अच्छा होता है। यूजफुल इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी जब आपको श्योरिटी नहीं होती है, आपके अप्रचलन का भय होता है या जोखिम ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये विधि क्या है, ज़्यादा यूज़फुल है, जल्दी से जल्दी आपके इन्वेस्टमेंट को कवर किया जाए। इसकी लागत भी कम है, बिल्कुल आसान है समझने के अंदर। तो ये इसके मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस ऑफ पे बैक पीरियड, इसकी कमियां क्या हैं या इस विधि के दोष क्या हैं। फर्स्ट, इट इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। ये कहाँ तक ध्यान देती है विधि कि जितने में आपका पुनर्भुगतान हो जाता है उस टाइम तक ही ध्यान देती है, उसके बाद में जो आपको कैश प्राप्त हो रहा है उस पर ये कोई ध्यान नहीं दे रही है। यानी कि इसका केवल मात्र टारगेट जो आपने विनियोजन किया है उसकी वापसी पर अधिक महत्व दे रही है। विनियोजन की अवधि के बाद में जो आपको आय प्राप्त हो रही है उस पर ये कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। कोई ज़रूरी तो नहीं है परियोजना का पे बैक पीरियड उसके बाद में उसका कोई आउटपुट ही नहीं रहेगा, तो ये इसकी मेजर कमी है। दूसरी, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये शुरू में ही आपको बताया गया कि टाइम एडजस्टेड मेथड नहीं होते हैं, ये केवल मात्र जो वैल्यू है कैश आउटफ्लो आपको प्राप्त हो रहा है उसकी जो मौद्रिक वैल्यू है उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी रियल वैल्यू क्या है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो हम एक तरह से बात करें ब्याज का समायोजन या डिस्काउंट रेट का समायोजन या समय का जो समायोजन है वो इसके अंदर नहीं किया जाता है। इट ओवरलुक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट फैक्टर, ये उस पर भी ध्यान नहीं देती है। यानी कि एक तरह से पूंजी की लागत की ये क्या करती है, उपेक्षा करती है। समय कारक पे भी ध्यान नहीं देती है और पूंजी की लागत की भी उपेक्षा करती है। इट इग्नोर द रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, भविष्य के जो आपकी जोखिम है उसका ये मापन नहीं करती है। यानी एक तो ना ही ये जो आपका अवशेष मूल्य बचता है उस पर भी ध्यान नहीं देती है, यानी स्क्रैप वैल्यू, इसको तो केवल मात्र एक इस पे टारगेट कर रही है आपके जो आपको परियोजना में आपने इन्वेस्ट किया और आपको जितने टाइम में ये प्राप्त हो गया। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट विधि आपकी आती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। कुछ किताबों में इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये भी समय समायोजित विधि नहीं है। अब इस विधि में क्या किया जाता है कि आप जिसको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है, इसके कुछ उपनाम हैं, आप एक बार लिख लीजिए। पहला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये या फिर अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे इसी के उपनाम हैं। इस विधि में किसी परियोजना में किए गए जो आपका इन्वेस्टमेंट है या जो आपका विनियोजन है उस पर प्रत्याय की दर ज्ञात की जाती है, लेकिन समय का समायोजन इसमें भी नहीं किया जाता है। इसके अनुसार जब मान लो विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करके उसमें किसी को एक को चुनना होता है तो जो सभी परियोजनाएं होती है उसकी प्रत्याय दर ज्ञात कर ली जाती है और सबसे ऊंची जिसकी प्रत्याय दर है उस परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। यानी जिसके ऊपर रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा रेट जिसकी आ रही है उसको स्वीकार कर लिया जाता है, बाकी को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो आपको दे रखा है वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अगर जैसे कई बार सवाल में क्या होता है कि जैसे आपको इनिशियल जो दे रखा होता है एवरेज की बजाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है, प्रारंभिक विनियोग मूल लागत पर प्रत्याय दर पूछ ली जाती है, तो आप क्या करेंगे
एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर देंगे, लेकिन मोस्टली आपको एवरेज ही दिया होता है। तो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। नीचे एक फॉर्मूला और दिया आपको, इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज टू कैलकुलेट, तो ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट आपके पास एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे, ये कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, जो आपके पास अवशेष मूल्य बच रहा है वो दोनों को जोड़ के आप डिवाइड करेंगे, प्लस वर्किंग कैपिटल अगर आपको और आवश्यकता पड़ रही है तो उस दौरान आपको वर्किंग कैपिटल की और आवश्यकता है, उसको आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, उस परियोजना की एक तरह से लागत है। तो या तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे, एवरेज एनुअल इनकम, लेकिन होगा कैसा, आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है और आपको इन्वेस्टमेंट भी क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है वो दोनों को टोटल करेंगे डिवाइडेड बाई 2, प्लस उस दौरान आपको कोई नेट वर्किंग कैपिटल कोई और आवश्यकता है एडिशनल, उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि इसको स्वीकार या अस्वीकार एंड डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका हम निर्णय कैसे करेंगे? तो डिसीजन जो क्राइटेरिया वो द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट ARR, यानी जिसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हाईएस्ट है, या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हाईएस्ट है, या ROI क्या है, हाईएस्ट है, विल हैव टू द टॉप प्रायोरिटी, वाइल द प्रोजेक्ट विद द लोवेस्ट ARR विल बी असाइंड लोवेस्ट प्रायोरिटी, यानी जिसकी ARR ज़्यादा है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसी तरह से प्राथमिकता क्रम प्रदान करते हुए क्रम से लोवेस्ट को नीचे लिखते हुए चलेंगे, और जितना तक हमें कट ऑफ से ऊपर स्वीकार करना है वहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। अब बात आती है इसकी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स ऑफ ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विधि के गुण क्या हैं। इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, कंसिडर ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इंफॉर्मेशन कैन ईजिली बी ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी विधि क्या है, सरल है, ये क्या करती है, परियोजना के पूरे जीवन काल पर विचार करती है, पे बैक पीरियड की तरह नहीं है, किसी टाइम में आपका पुनर्भुगतान हो गया उसके बाद उसके कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करती है, लाभदायकता की जांच होती है, सबसे बड़ी बात यह हाथ और के जो डेप्रिसिएशन और उसके बाद का शुद्ध मूल्य उस पर विचार करती है। तो ये विधि इसकी क्या है, मेरिट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की या लिमिटेशंस की। कंसिडर अकाउंटिंग प्रॉफिट नोट कैश इनफ्लो, तो ये क्या करती है, एक तरह से जो प्रॉफिट है उसको अकाउंटिंग पे ज़्यादा जोर देती है, कैश इनफ्लो पे कम देती है। इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबसे बड़ी कमी जो है, मुद्रा के सम मूल्य पर विचार नहीं करती है, जो कि कौन से में देखने को मिलेगा हमें, ये चीज़ें सिर्फ टाइम एडजस्ट जो मेथड्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। डज नॉट डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट, एंड लास्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेंस रेट इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये हमने फाइनल कर लिया कि ये सबसे ऊपर जिसकी ARR है उसको सबसे ऊपर, फिर उससे कम है उसको 2 नंबर 3 नंबर हमने प्राथमिकता दे दी, और हमने देखा कि अब किसको स्वीकार करें किसको अस्वीकार करें। लेकिन ये कैसे फाइनल हो कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसमें हमें रिस्क ना रहे, उसके लिए मिनिमम एक्सेप्टेंस रेट क्या हो, ARR कितनी ARR होगी, उससे ऊपर हम स्वीकार कर लें। तो ये एक इसके अंदर धारणाएं एक तरह से अस्पष्ट है। तो ये था आपका ARR मेथड। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स या फिर टाइम एडजस्टेड मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तीनों एक ही बात है। ये क्या करते हैं कि जो टाइम वैल्यू होती है उसको एडजस्ट करके चलते हैं। टाइम वैल्यू को अगर हम इनडायरेक्ट रूप से कहना चाहें तो एक तरीके से ये समय समायोजन करके चलते हैं कि जो आज जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो बाद में कैसे प्राप्त होगा। एक बार हम जैसे पीछे हमने 2 विधियां देखी, इसके अंदर कहीं कहीं कुछ किताबों के अंदर आपको एक विधि और भी मिल जाती है, उसको बोलते हैं प्रति अंश अर्जन विधि, अर्निंग पर शेयर मेथड या EPS मेथड। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि जो आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दे रखा होता है, तो आप लिखेंगे उसका फॉर्मूला EBIT माइनस I ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू, I माइनस T ब्रैकेट बंद, माइनस T माइनस D डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
दोबारा से सुनिए, EBIT माइनस आई ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू, I माइनस टी ब्रैकेट बंद माइनस डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। EBIT आपको बताया क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, I फॉर इंटरेस्ट, T फॉर टैक्स एंड D फॉर अगर आपको कोई डिविडेंड दे रखा है तो वो, तो इस फॉर्मूले से आपका क्या निकलता है, EPS निकल जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे मॉडर्न मेथड्स की, समय समायोजित प्रत्याय दर विधियाँ। यानी हम एक तरह से कहें तो भविष्य में प्राप्त होने वाला जो 1 रुपये है उसका मूल्य वर्तमान काल के 1 रुपये से कम होता है। यानी आज आपको कोई 1 रुपया दे और 1 साल बाद आपको 1 रुपया दे, तो आज जो 1 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं, क्या वो 1 साल बाद आप 1 रुपये में परचेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये के मूल्य वर्तमान काल में रुपये से कम ही होगा। अब ये जो कमी होती है वो मुख्य रूप से हम एक तरह से बात करें, अगर अमौद्रिक कारणों को छोड़ दें तो मुख्य रूप से वो क्या होता है, एक तरह से इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। वो ब्याज दर पर निर्भर करता है कि उसकी रुपये की वैल्यू कितनी डाउन होनी है। अतः हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी परियोजना में हमें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली आय होती है उसका हम क्या करते हैं, समय समायोजन करते हैं या इंटरेस्ट का समायोजन करते हैं। ये भी क्या होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे हमें जो भविष्य में इनकम मिलेगी उसका वर्तमान मूल्य तो हमें पता चले ना कि आज के हिसाब से वो वैल्यू उसकी क्या आ रही है। तो ये आपका कहलाता है समय समायोजन करना। यानी कि एक तरह से अगर 100 रुपये के संबंध में हम बात करें मान लो, और 10 रुपये हम मान के चलते हैं, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट हम मान के चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमें जो इनकम प्राप्त होनी है वो उसके ऊपर क्रमशः मान लो 10% के हिसाब से हमें प्राप्त हो रही है। तो 1 वर्ष बाद 110 रुपये, 2 वर्ष बाद 121 रुपये, 3 वर्ष बाद 133 रुपये, इसी तरह से हमें आगे उसकी वैल्यू दिखाएगी वो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कि पहले साल आपको ये मिलेगा, दूसरे ये बात, तीसरे। लेकिन ये तो ठीक है कि 110 रुपये मिल रहे हैं, 121 मिल रहे हैं, फिर 133 मिल रहे हैं, लेकिन जब हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्रम से घटती हुई आती है। यानी 1 रुपये की वैल्यू की अगर बात करें तो वो दूसरे साल हमें 0.909 रह जाती है, तीसरे साल वही 1 रुपये की वैल्यू 0.826 होगी, जो आज से 3 साल प्राप्त होता है उसकी अगर आज पे वैल्यू हम करते हैं तो चौथे पे करेंगे तो 0.751 हो जाएगा। तो ये एक तरह से इसका क्या होता है, समय समय से डिस्काउंट किया जाता है। इसका गणितीय सूत्र की अगर हम बात करें इसको निकालने की तो एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, PV इज इक्वल टू PV फॉर प्रेजेंट वैल्यू। किसकी प्रेजेंट वैल्यू? जो फ्यूचर में हमें कैश इनफ्लो मिलेगा। यानी कि 1 रुपये की आज की वैल्यू जो हमें 1 साल बाद प्राप्त होगा, 1 रुपये की आज की वैल्यू जो हमें 2 साल बाद प्राप्त होगी, 1 रुपये की आज की वैल्यू जो हमें 3 साल बाद प्राप्त होगी। कैसे निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, PV इज इक्वल टू, लिखिए, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, लिख लिया। अब दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाइए और फिर वापस यही लिखिए, C1 की जगह C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, दोनों को ब्रैकेट में करके इसकी घात लगा दीजिए ऊपर 2, क्योंकि अब हम 2 साल की बात कर रहे हैं। अब हम तीसरे साल के निकालें, फिर प्लस का साइन लगाइए, C3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R ब्रैकेट बंद होल 3, प्लस चौथे साल की बात कर रहे हैं तो C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R ब्रैकेट बंद, उसकी घात हम 4 लगा देंगे। इसी तरह से हमें जितने साल दे रखे तो प्लस CN डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, ऊपर घात लगा दीजिए N। तो ये क्या है, जितने सालों के हमें दे रखा होता है और जितने हमें रुपए दे रखे होते हैं, हम इस रेट से और जो डिस्काउंट रेट दे रखे इसके ऊपर अगर हम उसकी फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यानी 1 रुपये की 1 साल बाद जो प्राप्त होगा उसकी आज की वैल्यू, 1 रुपया 2 साल बाद प्राप्त होगा उसकी आज की वैल्यू। इस विधि से हम निकाल सकते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो समय समायोजन है इसके आधार पे जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से 3 है। हालांकि इसमें कुछ बुक्स में आपको 5 भी मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपकी ये 3 विधियां जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड IRR जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड या PI जिसको बोलते हैं। बात करते हैं पहली विधि की, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य
विधि। इन एनपीवी टेक्निक्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज मेजर्स थ्रू द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो जनरेटेड आउट ऑफ द ईच आउटफ्लोज और द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। यानी कि ये क्या विधि क्या करती है कि जो आपका कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है उसके बीच में ये क्या देखती है, रिलेशन देखती है। ये विधि कैसी है, समय समायोजित आधार पर ज्ञात की जाती है। इस विधि में विनियोग पर प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का अपेक्षित बट्टे दर के ऊपर करके उसका वर्तमान मूल्य निकाला जाएगा। इस वर्तमान मूल्य को हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी कॉस्ट क्या है हमारे लिए, उससे इसकी तुलना की जाएगी। यदि तुलना में विनियोग से प्राप्त होने वाले जो कैश इनफ्लो हैं या जो अंतर्वाह हैं उनका वर्तमान मूल्य आपने जो विनियोग किया है उसकी लागत के बराबर या उससे अधिक आता है तो हम क्या करेंगे, विनियोग के प्रस्ताव तथा परियोजना को स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि आप एक बात गौर से समझें कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्लस हमें जो कैश आउटफ्लो उस फर्म से मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। जो डिस्काउंटेड रेट हमारे पास है, जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे हमें समायोजन करना है, अब उन दोनों की तुलना की जाएगी। यदि वो उसके बराबर आ रहे हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों, या उससे जो कैश इनफ्लो से जो आपका कैश आउटफ्लो है वो ज़्यादा आ रहा है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी जो विनियोग की लागत है और जो आपको अंतर्वाह मिल रहा है इन दोनों की तुलना की जाएगी, दोनों बराबर है, या फिर जो ज़्यादा आपको कैश आउटफ्लो जिससे मिल रहा है उस तब तक तो आपको स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज आप उसको अस्वीकार कर देंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अधिकतम है उसको स्वीकार किया जाएगा। एनपीवी वैल्यू जिस प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा है उसको स्वीकार किया जाएगा। नीचे आपको फॉर्मूला दे रखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ। पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, सीआई कैश इनफ्लो एंड सीओ कैश आउटफ्लो। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और जिसकी एनपीवी सबसे ज़्यादा होगी उसको स्वीकार किया जाएगा। डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज हम जनरेट करेंगे और वो अगर आपके ग्रेटर देन है 0 से, द प्रपोजल हैज़ टू बी एक्सेप्टेंस। इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 0 द प्रपोजल हैज़ टू बी रिजेक्टेड। क्योंकि जो आपकी लागत ही कवर नहीं हो रही है तो आप उस परियोजना को क्यों स्वीकार करेंगे। यानी जो आपका कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो से कम आ रहा है तो आपको स्वीकार कैसे करेंगे फिर आप उसको। यानी एनपीवी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस परियोजना को स्वीकार करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब इसमें चीज़ें आगे की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी तो आपको पता है, न्यूनतम प्रत्याय दर का निर्धारण, यानी जो ब्याज ग्रेड होती है उससे आधार पर मिल जाएगा। वर्तमान मूल्य पीवी फैक्टर से हम निकाल लेंगे, और कैसे निकलेगा तो आपको फार्मूला बता दिया गया था, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस C2 बटा 1 प्लस R2 प्लस C3 बटा 1 प्लस R3। इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो आप इसमें से लेस करके सीधा भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ एनपीवी, इसके गुण क्या हैं। सबसे बड़ी बात, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या करता है, जो मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति है उस दिन, एक तरह से समय समाजित जो उसकी वैल्यू है उसको कंसिडर ये करता है। कंसिडर ऑल कैश फ्लो ओवर द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ। दूसरा, जो उन विधियों की कमी थी कि वो क्या करते थे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कवर होने तक ध्यान देते थे, ये क्या करता है, पूरे कैश फ्लो को कंसिडर करता है थ्रू आउट द लाइफ। इट हेल्प्स टू मेक ए कंपेरेटिव असेसमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट। जो समय समायोजित विधियाँ हैं वो तुलनात्मक रूप से जो समय असमायोजित विधियाँ उससे ज़्यादा विश्लेषणात्मक अकाउंटिंग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये विधि सरल तो है ही है, प्लस समय तत्व को महत्व देती है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशन जो है वह, द एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ दिस मेथड रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तुलनात्मक रूप से उन विधियों की तुलना में क्या है, ये थोड़ी टिपिकल है, हालांकि इतना क्लिष्ट नहीं है लेकिन समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना आवश्यक है। इफ़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अननोन दिस मेथड कांट बी यूज्ड। सबसे बड़ी बात कि आपको आपकी कैपिटल कॉस्ट क्या है ये कैसे मालूम चले, 5%, 10%, 12%, तो साधारण रूप से ये ब्याज दर के साथ जोड़ के देखा जाता है।
तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी आनी चाहिए, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है और हम इसके बाद उसको अध्ययन करेंगे। डिटरमिनिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस मेथड। अब कौन सी रेट अप्रोप्रिएट हो, 5%, 7%, 8%, अलग अलग बैंक अलग अलग रेट पे भी देते हैं। हमें जो पूंजी प्राप्त हुई है उसकी लागत भी अलग अलग होती है, तो कौन सी रेट पे हम डिस्काउंट करके देखेंगे कौन सी परियोजना को स्वीकार करना है, ये सबसे मेजर समस्या होती है इस मेथड की। दिस मेथड डज नॉट इंडिकेट द रेट ऑफ रिटर्न विच इज एक्सेप्टेड टू बी अर्न। एंड लास्ट वन इज दिस मेथड may fail to give satisfactory answer when the projects are requiring different level of amount of investment and with different economic life of the project। यानी साधारण शब्दों में हम कहना चाहें तो इस विधि के प्रमुख दोष क्या हो गए? एक तो अपेक्षित प्रत्याय दर का निर्धारण करना कठिन है, दूसरा एक समान कटौती दर प्रयोग भी ठीक नहीं है, समय के साथ वो डिस्काउंटिंग रेट तो वो चेंज होती रहती हैं, समझने में क्या है थोड़ी हार्ड है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना, स्टैटिक्स का नॉलेज होना आवश्यक है, और सबसे बड़ी समस्या परियोजना में अंतर की दशा में अनुपयुक्त है। यानी परियोजना की अवधि समान नहीं हो तो निर्णय करना ये क्या हो जाता है, तुलनात्मक रूप से हमारे लिए कठिन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।